वेलकम आवर चैनल। देखिएगा, इससे पहले हमने पढ़ा था क्रिमिनल केस में कैसे प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर प्रोविशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट लागू होता है, और जहां पर आपका कोई भी गिल्टी प्लीड कर लेता है, कोई भी व्यक्ति गिल्टी प्लीड कर लेता है तब क्या प्रोसेस रहता है, और इसमें हम पढ़ेंगे अगर वह व्यक्ति गिल्टी प्लीड नहीं करता तब क्या प्रोसेस रहता है। वही जैसे पहले एफआईआर दर्ज होती है, एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन के बाद रिपोर्ट भेजी जाती है, और रिपोर्ट की फ्रेमिंग संज्ञान कौन लेता है? आपका जेएम मजिस्ट्रेट देता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट देता है, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट आपका संज्ञान लेने के बाद फ्रेमिंग ऑफ चार्ज करता है, फ्रेम लगाता है, चार्ज करता है उसके ऊपर, और चार्ज के बाद वह व्यक्ति से पूछता है कि वो गिल्टी प्लीड करता है कि नहीं करता है। अब देखिए, पिछली बार हमने पहले वाले सेशन में पढ़ाया था कि उसमें वो गिल्टी प्लीड करता है और यहाँ पर वे गिल्टी प्लीड नहीं करता, तो क्या होगा? तो आपका जो आपके विटनेस होते हैं उनकी गवाही दी जाएगी, प्रोसिक्यूशन के विटनेस आते हैं, प्रोसिक्यूशन के एविडेंस लिया जाता है, डिफेंस चलता है, फाइनल आर्ग्यूमेंट होता है उसके बाद, और फाइनल आर्ग्यूमेंट में क्या होता है? आपका डिफेंडेंट साइड होता है, एक प्रोसिक्यूशन साइड होता है, दोनों की बातें सुनने के बाद फाइनल जजमेंट आता है, और जब फाइनल जजमेंट आ जाता है तो दोष मुक्त किया जाता है या कन्विक्ट किया जाता है। दोष मुक्त कर दिया जाता है तो एक्विटल उसे कहा जाता है, उसे छोड़ दिया जाता है, और कन्विक्ट करा जाता है तो जेल भेजा जाता है। और देखिएगा, जेल भेजना, अब हमारी प्रोसीडिंग ही तो जेल भेजना नहीं है, तो यहाँ जजमेंट के बाद क्या होता है? क्वांटम ऑफ सेंटेंस। क्वांटम ऑफ सेंटेंस कहते किसे हैं? ये आपका क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, एक तो होता है जेल भेज दिया गया, उस व्यक्ति को जेल भेज दिया गया, लेकिन जेल ना भेज करके जजमेंट के बाद क्वांटम ऑफ सेंटेंस जैसा एक आपका शब्द आता है। ये जजमेंट की प्रक्रिया, एक तरह के जजमेंट के बाद की प्रक्रिया, जैसे किसी व्यक्ति को सज़ा दे दी गई है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि ए नाम का व्यक्ति है और उससे क्या हुई? 10 साल की सज़ा दे दी गई है, तो क्या होगा? तो कह रहा है कि क्वांटम ऑफ मेरिट, तो जब सज़ा दे दी गई है तो क्वांटम ऑफ सेंटेंस जजमेंट देने के बाद जो ये जजमेंट के बाद की प्रक्रिया है, और डिफेंडेंट जजमेंट पर क्या कहते हैं, कायम ना रहने के लिए, तो डिफेंडेंट कौन होगा? ए कह रहा है कि भाई हमें 10 साल की सज़ा मत दीजिए, और क्या कह रहा है? प्रोसिक्यूशन क्या कह रहा है? इन्हें 10 साल की ही सज़ा दीजिए। तो ये जो आपकी प्रक्रिया कहलाती है, ये क्वांटम ऑफ मेरिट की प्रक्रिया कहलाती है। आ जाइए, और आज से हम सेक्शन नंबर 1 से लेकर के स्टार्ट कर देते हैं आपका। तो सेक्शन नंबर 1 कह रहा है आपका प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर एक्ट का 1958 का, ये होल ऑफ इंडिया, सेक्शन नंबर 1 का 1 पॉइंट कह रहा है होल ऑफ इंडिया पर लागू होता है। कह रहा है एक्ट नंबर 20 इसका दूसरा पार्ट कह रहा है ये कहाँ लागू नहीं होता है? तो सेक्शन नंबर 1 का सेकेंड पॉइंट कह रहा है कहाँ लागू नहीं होता है? तो ये आपका सेक्शन नंबर 18, इसी का सेक्शन नंबर 18 और सेक्शन नंबर 19 बताता है कि ये कहाँ लागू नहीं होता है। तो हम पढ़ लेते हैं सेक्शन नंबर 18 आपका। कह रहा है 18 कह रहा है रिफॉर्मेटरी स्कूल ऑफ एक्ट 1897, जो कि सेक्शन नंबर 31 है। सेक्शन नंबर 31 है, और ये कहता है रिफॉर्मेटरी स्कूल एक्ट 1897 का यहाँ लागू नहीं होता है। ठीक है, कह रहा है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, ये इस पर लागू नहीं होता है, इसका सेक्शन आपका 13 का क्लॉज 2 पर लागू नहीं होता है। कह रहा है जुवेनाइल जस्टिस एंड बूस्टन स्कूल पर लागू नहीं होता है। क्या लागू नहीं होता है? आपका प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर एक्ट लागू नहीं होता है। तो तीन जगह पर रिफॉर्मेटरी स्कूल्स एक्ट 1897 पर लागू नहीं होता है, प्रिवेंशन करप्शन एक्ट 1988 पर लागू नहीं होता है, जुवेनाइल जस्टिस एंड बूस्टन स्कूल पर लागू नहीं होता है। तो अगर हम कहें सेक्शन नंबर 1 पहला बताता है नाम और विस्तार के बारे में, दूसरा कह रहा है ये कहाँ पर लागू नहीं होता है, तो भाई 18 इसी का सेक्शन 18 और 19 पर लागू नहीं होता है। आ जाइए पढ़ लेते हैं हम अपना 19 सेक्शन। 19 सेक्शन कह रहा है, आप सभी लोग हमें डिस्क्रिप्शन में लिख करके देंगे कि कहाँ ये लागू नहीं होता है और कहाँ लागू होता है। ठीक है, आप लोग सब इसे डिस्क्रिप्शन में बताएंगे कि कहाँ लागू नहीं हो रहा था ये। नाउ स्टार्ट। कह रहा है सेक्शन नंबर 19 कह रहा है सीआरपीसी सेक्शन 1998 ओल्ड सीआरपीसी।
ठीक है, 562 पर लागू नहीं होता है। न्यू CRPC 360 पर लागू नहीं होता है सेक्शन उसका, ठीक है। तो सेक्शन नंबर हमारा 19 और 18 बेसिकली दोनों बता रहे हैं कि ये कहाँ से सेव कर रखा है, कहाँ पर लागू नहीं होता है। रेफॉर्मेटरी स्कूल करप्शन एक्ट पर, प्रिवेंशन एंड करप्शन एक्ट पर, और जुवेनाइल एंड बूस्टर स्कूल्स पर ये लागू नहीं होता। CRPC सेक्शन आपका ओल्ड CRPC सेक्शन 562 पर लागू नहीं होता। न्यू CRPC 973 का सेक्शन 360 पर लागू नहीं होता। और आ जाते हैं हम सेक्शन नंबर आपके सेकेंड पर। सेक्शन नंबर सेकंड डेफिनेशन या परिभाषा को बताता है। सेक्शन नंबर 2 बता रहा है CRPC 1898 कोड बता रहा है, कोड को बता रहा है। अब कह रहा है कोड कब क्या मानेंगे, तो कह रहा है कोड मानेंगे 1973 के सेक्शन से आपका CRPC से। कोड मीन्स क्या होता है, कोड मीन्स होता है किसी का कोडिफिकेशन। सेक्शन नंबर 2 का B क्या बता रहा है, प्रोवेशन ऑफिसर क्या होता है, परिवीक्षा अधिकारी क्या होते हैं, जिसे डिफाइन किया गया है सेक्शन नंबर 13 पर। परिवीक्षा अधिकारी जो देख रेख करता है कि किसी परिवीक्षा में रखना है किसी नहीं रखना है, वो परिवीक्षा अधिकारी होता है। प्रेस्क्राइब्ड क्या होता है, प्रेस्क्राइब्ड 2C में बताया प्रेस्क्राइब्ड को, जो भी नियम इस एक्ट में है वे सभी क्या होते हैं, जो सभी विहित हैं वे सब प्रेस्क्राइब्ड है, ठीक है। इसमें डिफाइन जो किए गए हैं उन्हीं के तहत आप चीज़ों को लेंगे, उनका ही इंटेंशन लगाएंगे। 2D में क्या कर रहा है, वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन की बात कर रहा है। कह रहा है जो भी वर्ड्स दिए गए हैं यदि वे समझ नहीं आते हैं तो उसका इंटेंशन 1973 ऑफ CRPC से लिया जाएगा, ठीक है। जो भी इसमें सेक्शन दिए गए हैं, शब्द दिए गए हैं, अगर उनका शब्द मतलब नहीं समझ में आता तो CRPC से समझ लीजिए उसका शब्द, है ना। कह रहा है पावर ऑफ कोर्ट क्या है, तो सेक्शन नंबर 3 बोल रहा है कि एडमोनाइजेशन पर भेज दीजिए। सेक्शन नंबर 4 कह रहा है प्रोविशन पर इसे छोड़ दीजिए, ठीक है। प्रोविशन पर बॉन्ड भरवा करके उसे छोड़ दीजिए 3 ईयर का। और सेक्शन नंबर 5 कह रहा है कंपनसेशन और कोस्ट लेकर के उसे छोड़ दीजिए। तो हमने सेक्शन नंबर 2 पढ़ा था जो कि आपका डेफिनेशन क्लॉज था, जिसमें 4 डेफिनेशन है, कोड की, प्रोविशन ऑफिसर की डेफिनेशन है, प्रिस्क्राइब की, वर्ड एंड एक्सप्रेशन की डेफिनेशन है। सेक्शन नंबर 3 बेसिकली आपका एडमोनाइजेशन पर बताता है और क्या कह रहा है कि आप परिवीक्षा पर किसे छोड़ेंगे। सेक्शन नंबर 3 में बताया गया है 379 IPC थेफ्ट चोरी के लिए बताया है, 380 IPC, 381, 404 और 420 में आप क्या कर देंगे, उसे परिवीक्षा पर छोड़ा जा सकता है। सेक्शन नंबर 3 बेसिकली बात करता है IPC के सेक्शन 379, 380, 381, 404 और 4020 का बात करता है कि इन सबको एडमोनिस्ट्रेशन पर छोड़ा जा सकता है, ठीक है। कह रहा है कोई भी पनिशमेंट 2 ईयर से कम है वह भी इस एक्ट पर लागू कर सकती है। कह रहे 2 साल से कम की कोई सज़ा है और IPC का कोई भी सेक्शन उस पर लायबल होता है तो उसे क्या कर दीजिए, आप उसे परिवीक्षा पर छोड़ सकते हैं, सेक्शन नंबर 3 के तहत छोड़ सकते हैं हम इसमें। लेकिन देखा क्या जाएगा, सेक्शन नंबर 3 कब उस उपयोग में लाया जा सकता है, प्रीवियस कन्विक्शन देखा जाएगा कि कहीं पहले भी ये पकड़ा तो नहीं गया था, ये व्यक्ति पहले इसका कोई ऐसा आपराधिक कृत्य तो नहीं रहा था, आपराधिक उसका कोई रहा तो नहीं था। सर्कमटेंसेस ऑफ केस देखा जाएगा, कहेगा कि उस समय की परिस्थिति देखी जाएगी उस केस की। नेचर ऑफ केस देखा जाएगा, क्राइम कि किस तरह का क्राइम करा है, छोटा मोटा क्राइम करा है जिसमें 2 साल तक की सजा है तो उसे परिवीक्षा पर छोड़ दी, बड़े लेवल का कोई क्राइम कर दिया है तो उसे परिवीक्षा पर नहीं छोड़ा जाएगा। कैरेक्टर ऑफ द ऑफेंडर कह रहा है कि भाई उस ऑफेंडर का कैरेक्टर देखा जाएगा, बहुत ही रिलेवेंट हो जाता है उस ऑफेंडर का कैरेक्टर। और कैरेक्टर के लिए हम पढ़ते हैं आपका इंडियन एविडेंस एक्ट का 52 से लेकर 55 तक का क्राइटेरिया, 52 से लेकर 55 तक हमारा इंडियन एविडेंस क्या कहता है। और देखिए मैंने इसे यहीं पर बहुत ही आपको समझाने के उद्देश्य से इस आपके नोट्स में बहुत ही डाल दिया है। 52, 53, 53, 54 और 55 कह रहा है ये इंडियन एविडेंस एक्ट का है। 52 में कहा है सिविल
आपका सिविल, अगर आप सिविल मामले में कोई कैरेक्टर किसी का दे रहे हैं तो वो इरिलेवेंट हो जाता है, नहीं माना जाता। जैसे हम सिविल मामले में अपना कैरेक्टर देते रहे कि हम बहुत अच्छी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, हमने ये करा वो करा, तो कह रहे कि ऐसे इनरिलेवेंट हो जाएगा अगर सिविल मैटर में देते हैं। आपका 53 में कह रहा है क्रिमिनल केस में प्रीवियस गुड कैरेक्टर दिया जा सकता है, बैड नहीं दिया जा सकता। जैसे कि कोई सिविल क्रिमिनल मैटर है जिसमें किसी महिला का कोई रेप हो गया, तो आप ये नहीं कह सकते पहले भी ऐसे शारीरिक संबंधों में लुप्त रही है। 53A 54 हम पढ़ते हैं, हाँ इससे पहले पढ़ लेते हैं 55 बोल रहा है सिविल डैमेजेस की बात कर रहा है, कह रहा है सिविल डैमेजेस और आपका कंपनसेशन की बात कर रहा है। और 52 को पढ़ेंगे हम 55 के साथ, 52 और 55 एक साथ पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, सिविल मैटर में करेक्टर नहीं दे रहे एक तो आप, लेकिन कब दिया जा सकता है, यदि कोई डैमेजेस आपको नुकसान हो रहा है या किसी चीज़ का आपको प्रतिकर लेना है, आपको कंपनसेशन लेना है, तब आप उसे उसका करेक्टर दे सकते हैं। 53 और 54 की बात आई। 53 और 54 बेसिकली कहता क्या है आपका इसका बेसिकली 53 और 54 कह रहा है, 53A कह रहा है आपका 354A B C D, 376 A B C D B, ऐसे केसेस में भी करेक्टर नहीं दिया जाएगा, ठीक है, आपका बैड करेक्टर नहीं दिया जाएगा। 54 में कह रहा है क्रिमिनल केस जब गुड करेक्टर दिया जा रहा हो तब अपोजिट पार्टी आपका बैड करेक्टर दे सकती है। जैसे हम बोल रहे हैं क्रिमिनल केस में कि हम इतने अच्छे प्रकार के व्यक्ति हैं, तो बोलेगा नहीं ये इस प्रकार के व्यक्ति नहीं है, तब वो आपका बैड करेक्टर का साक्ष्य दे सकता है, एविडेंस दे सकता है। एक्सप्लेनेशन इसका फर्स्ट सेक्शन 3 आपका एडमोनाइजेशन सेक्शन नंबर 4 को बताता है, और सेकंड में बताया है इसका एक्सप्लेनेशन में कि सेक्शन 3 और 4 का लाभ नहीं मिलेगा। कह रहा है फर्स्ट एक्सप्लेनेशन में बताया है कि भाई 3 का लाभ, चार सेक्शन नंबर 3 और 4 का लाभ आपको प्राप्त होगा, लेकिन सेकंड में बताया है कि आपको 3 और 4 का लाभ नहीं मिलेगा। फर्स्ट केस का भी लाभ वापस लिया जा सकता है, कब लिया जा सकता है, जब आपने क्या करा है, आपने एक बार आपको परिवीक्षा पर छोड़ा गया है, उसके बाद आपने वही काम किया है, तो पहले वाला भी केस का जो आपका लाभ है वो वापस लिया जा सकता है। इसी का एक हमारा केस है वशीकृष्ण वर्सेस उड़ीसा का केस है AIR, जब इस बाद में एक युवक अपराधी पाया गया था IPC सेक्शन 380 में, और उसका पूर्व में कोई अपराध करने का परिणाम नहीं मिला था, प्रमाण नहीं मिला था, तो कोर्ट द्वारा उसे सेक्शन नंबर 3 का लाभ प्रदान कराया गया, ठीक है। वशीकृष्ण के केस में अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस बताता है हमारा AIR 1967 राजस्थान 190। इस बाद में युवा अपराधी द्वारा मेजर क्रिमिनल आपका टेशन इन द सोसाइटी, ऐसे अपराध जो राष्ट्र के विरुद्ध हो, तो यहाँ पर सेक्शन 3 और 4 का अगर पहली बार भी उन्हें वो अपराध किया है तो लाभ नहीं दिया जाएगा। ये था हमारा 3 और 4 सेक्शन। तीसरा सेक्शन और चौथा सेक्शन हमारा कहता है कि रूल एनी कन्विक्ट ऑफ प्रोहिबिशन प्रोविजन, कह रहा है यदि अपराधी को डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं दिया गया है तो कोर्ट उसे क्या करेगा, बॉन्ड द्वारा विद सिक्योरिटी या विदाउट सिक्योरिटी। इस बॉन्ड की अवधि 3 ईयर की होगी। गुड बिहेवियर, अच्छे व्यवहार के लिए, पीस मतलब शांति बनाए रखने के लिए उसको परिवीक्षा पर छोड़ सकता है। किन शर्तों पर कोर्ट सेक्शन 3 और 4 का लाभ नहीं देगी, तो सर्कमस्टेंसेस ऑफ केसेस देखेगा, कहेगा कि केस की क्या परिस्थिति थी, नेचर ऑफ केस देखेगा कि क्या केस की प्रवृत्ति क्या थी, है ना, और कैरेक्टर का आपका कैरेक्टर ऑफ ऑफेंडर देखेगा, ऑफेंडर जो है उसका कैरेक्टर किस तरह का रहा है। और चौथा इसमें कहा है रिपोर्ट पेश करेगा, कौन पेश करेगा, उसके कैरेक्टर की, केस की, ये करेगा आपका प्रोविजन ऑफिसर करेगा, जो कि सेक्शन नंबर 7 में बताया गया है। और देखिए 3 और 4 हमने पढ़ा, सेक्शन नंबर 3 बता रहा है, हम आ जाते हैं नंबर पहले से ही। सेक्शन नंबर 1 आपका बता रहा है सेक्शन की आपका नाम, इन्फॉर्मेस कब ये लागू हुआ, ठीक है। 2 बता रहा है आपका कि पहले में बताया नाम कहाँ लागू होता है और ये कहाँ लागू नहीं होता है, तो 18 और 19 सेक्शन में लागू नहीं होता है आपका प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर एक्ट। 18 और 19 में बताया क्या गया है कि भाई 18 में बताया रेट्रोमेट्री स्कूल ऑफ एक्ट पे लागू नहीं होता, आपका प्रिवेंशन करप्शन एक्ट पर लागू नहीं होता, जुवेनाइल जस्टिस एंड बूस्टर स्कूल पर लागू नहीं होता। सेक्शन नंबर 19 में बताया है CRPC 562 ओल्ड CRPC पर लागू नहीं होता,
और न्यू CRPC 1973 के एक्ट 360 पर लागू नहीं होता। सेक्शन नंबर 2 आपने डेफिनेशन क्लॉज पढ़ा, जिसमें 4 तरह की आपने डेफिनेशन पढ़ी, कोर्ट की डेफिनेशन, प्रोबेशन ऑफिसर की डेफिनेशन, और प्रेस्क्राइब्ड पढ़ा, वर्ड एंड एक्सप्रेशन पढ़ा जो कि CRPC से लिया जाएगा वर्ड एंड एक्सप्रेशन। सेक्शन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो सेक्शन नंबर 3 आपका एडमोनाइजेशन पर बताता है, और 4 बताता है प्रोविजन पर, जो कि बॉन्ड भराया जा सकता है जिसमें 3 साल तक का, और 5 में बताया है कंपनसेशन एंड कॉस्ट के बारे में। 3 पढ़ लेते हैं। 3 बता रहा है 379, 380, 381, 404, 4020 पर ये एक्ट लागू होता है। जो भी कोई और 2 साल से कम का किसी को कोई सज़ा मिली है तो ये आप लाभ प्राप्त कर दीजिए सेक्शन नंबर 3 का। लेकिन प्रीवियस उसका पहले का कोई अपराध नहीं होना चाहिए, केस की प्रवृत्ति सही होनी चाहिए, केस का जो नेचर होना चाहिए बहुत ग्रीवियस नहीं होना चाहिए, करेक्टर ऑफ ऑफेंडर का जो करेक्टर था वो अच्छे करेक्टर का था। और करेक्टर की बात आई तो हम यहीं पर आपका एविडेंस एक्ट का 52 से लेकर 55 तक के करेक्टर के बारे में बता देते हैं। कह रहा है कि सिविल में 52 में कह रहा है सिविल मैटर में करेक्टर का वो नहीं दे सकते आप। 53 में कह रहा है कि हाँ दे सकते हो क्रिमिनल में कह रहा है प्रीवियस का दे सकते हो लेकिन गुड करेक्टर दोगे। 53A में कहा है आपका 53A में कहा है, आ जाते 53A में कहा है कि 354 और 354 ABCD 306 आपका 56 में 76 में ABCD में ऐसे केस में भी ये करेक्टर नहीं दिया जाएगा। 54 में कहा है क्रिमिनल केस का जब गुड करेक्टर आप दे रहे हैं तो आप बैड करेक्टर अपोजिट पार्टी दे सकती है, ठीक है। 55 में क्या कहा गया था? 55 में कहा था भाई सिविल डैमेजेस और आपका कंपनसेशन पर आप गुड करेक्टर का साक्ष्य दे सकते हैं। और आ जाइए इसी के एक्सप्लेनेशन कह रहे हैं कि फर्स्ट अगर पहली बार में आपने कराया तो 3 और 4 का लाभ मिलेगा, और अगर दूसरी बार आपने वही अटैम्प्ट कराया तो 3 और 4 का लाभ नहीं मिलेगा, और पहले का लाभ भी आपसे छीन लिया जाएगा, उसकी भी सज़ा दे दी जाएगी आपको। बसी किशन वर्सेस उड़ीसा का केस है इसमें AIR। इसमें बताया गया है कि अगर पहली बार किसी ने 21 साल से कम के व्यक्ति ने कोई अपराध कराया तो 3 सेक्शन नंबर 3 का लाभ दे दीजिए। अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में ये कहा गया था कि यदि कोई ऑफेंडर यूथफुल ऑफेंडर है जिसने 2 साल का ही ऑफेंस किया है और वो ऑफेंस अगेंस्ट ऑफ आपका नेशन था तो उसे 3 और 4 का लाभ नहीं दिया जाएगा। और 4 में कहा गया था रूल एनी कन्विक्ट और प्रोबेशन की बात कर रहा है कि यदि कोई डेथ और LI मतलब लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर मृत्यु से जुड़ा कोई केस नहीं है तो आप छोड़ दीजिए उस व्यक्ति को कि बॉन्ड के साथ विद श्योरिटी कैसे भी छोड़ सकते हो। बॉन्ड की अवधि 3 साल तक की हो सकती है। इसमें गुड बिहेवियर पे छोड़ोगे उसको, अच्छा व्यवहार बना करके रखे हुए व्यक्ति, शांति बना करके रखे हुए व्यक्ति। और आप इनके लिए कौन कौन सी शर्तें हैं जो देखेंगे कि उस केस की क्या प्रवृत्ति रही, क्या केस रहा, वो सर्कमस्टेंसेस देखेंगे, नेचर देखेंगे कि किस तरह का वो केस है, और कैरेक्टर ऑफ ऑफेंडर देखेंगे कि कहीं वो ऑफेंडर बैड कैरेक्टर का तो नहीं है, उसका काम ही है ये ऑफेंस करना। और रिपोर्ट इसकी कौन पेश करेगा, इन सब चीज़ों की रिपोर्ट कौन पेश करेगा तो प्रोविजन ऑफिसर करेगा। और प्रोविजन ऑफिसर को कहाँ डिफाइन किया गया है? 7 में डिफाइन किया गया है। और देखिए इसके बाद हम जो है आपका 6 से लेकर के आगे तक का सेक्शन जो है अगले आपका वीडियो में से डिस्कस करेंगे, और इसी के तहत हम आपसे विदा चाहते हैं। धन्यवाद।